दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। आज आप लोगों से फिर रूबरू हो रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, राजस्थान स्थापना दिवस 2025 यानी कि इस साल राजस्थान पुलिस अपना 76वां यानी कि 76th कॉमरेटिंग यानी कि रेजिंग डे सेलिब्रेट कर रही है। खाकी के वीर जवानों को मेरा सलाम, जय हिंद। खाकी के जज्बे को है सलाम, खाकी में है जवान, खड़े हैं सीना तान, और इसी से महफूज है हमारा राजस्थान। तो जो खाकी के वीर जवान हैं उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए आज का वीडियो, क्योंकि 16 अप्रैल को पूरे राजस्थान भर में बड़े शान शौकत के साथ पुलिस की 11 प्लाटून इसमें समारोह में शामिल हो रही हैं और बड़े हर्ष के साथ इस समारोह को मनाया जाएगा। और विशेष इसलिए है क्योंकि जैसा कि 2016-17 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उसके तहत स्टूडेंट पुलिस कैडेट SPC को शुरू किया गया था, और इसके तहत बच्चों का सजगता के साथ उनको जागरूक करना है। बच्चों को पुलिस के साथ कैसे, स्टूडेंट्स में पुलिसिंग को कैसे लागू किया जाए, तो ऐसी चीज़ों को बच्चों तक पहुंचाने के लिए बड़ा अच्छा सराहनीय प्रयास है पुलिस विभाग का। ऐसे जज्बे को मैं फिर सैल्यूट करना चाहूँगा कि जिस तरीके से नेशनल कैडेट कॉर्प है, वहाँ पर हम सेना के लिए बच्चों को तैयार करते हैं, और ये जो SPC है, स्टूडेंट पुलिस कैडेट, यहाँ पर हम बच्चों को उस खाकी वर्दी, और उस खाकी वर्दी किस तरीके से 24 घंटे हम नागरिकों के लिए, सिटीजन्स के लिए हमेशा सजग खड़े रहते हैं। जैसा कि राजस्थान पुलिस का जो मोटो है वो सेवार्थ कटिबद्धता, यानी कि कमिटमेंट टू सर्व, कमिटेड टू सर्व, यानी कि सेवा सर्वोत्तम सबसे ऊपर है। उसके लिए वो हमेशा 24/7 हमेशा तैयार, हर मौके चौराहे पर खड़े मिलते हैं हमें। ऐसे वीरों को, खाकी के वीरों को फिर मेरा सलाम। तो आप लोगों से बिना समय गंवाए हम टॉपिक पे आते हैं। जो राजस्थान स्थापना दिवस 76वां स्थापना दिवस यानी कि 16 अप्रैल को मनाया जा रहा है, इसके तहत जो कार्यक्रम की कड़ी है वो 15 से 17 अप्रैल तक रहेगी। और इस 15 से 17 अप्रैल के तहत जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम राजस्थान में आयोजित प्रत्येक ज़िले, यानी कि 41 ज़िलों में, जो अभी वर्तमान में 41 ज़िले हैं, सभी ज़िलों में ये सेलिब्रेट किए जाएंगे उन मुख्यालयों पर, और जिसके तहत प्रत्येक ज़िले का जो विद्यालय है वहाँ पर एक जिला स्तरीय क्विज प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। और बड़ा सराहनीय है कि बच्चों में इस सजगता को, पुलिस के प्रति सजगता, यानी कि पुलिस क्या क्या कर्तव्य हैं और बच्चों को क्या क्या जानकारियाँ होनी चाहिए, उनके प्रति सजग करने के लिए ये क्विज प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसके तहत अलग अलग टॉपिक्स आप देख सकते हैं कि पुलिस के बारे में सामान्य जानकारी आपको पता होनी चाहिए, जो अभी मैं चर्चा आप लोगों के साथ करूंगा। और पुलिस संगठन की संरचना या कार्यप्रणाली क्या है, और वर्तमान समय में अगर अपन देखें, जो भारतीय न्याय संहिता 2024 से जो लागू हुई है, जो IPC को हटाकर नई दंड संहिता लागे, भारतीय दंड संहिता है, उसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। सड़क सुरक्षा बहुत विशेष एक ऐसा बिंदु है जिसके ऊपर हमेशा हमें जानकारी होनी चाहिए। यातायात के क्या नियम हैं उनके बारे में डिटेल में देखेंगे। ऐसे ही सवालात आपसे पूछे जाएंगे, और एक विशेष रूप से राजस्थान पुलिस के द्वारा संचालित राजकोप नागरिक ऐप है और नज़र ऐप, जिसके बारे में और विस्तार से देखेंगे। यानी कि वीडियो को आपको डिटेल में देखना है, पूरी जानकारी को अगर लेना है तो मेरे साथ बने रहिए। एक से एक रोचक जानकारी, जहां क्विज जो होने वाली है उस क्विज में आप लोगों से जो सवालात पूछे जाएंगे, मेरे ख्याल से उससे बाहर कहीं आपको कोई सवाल नहीं मिलेगा। उन रोचक सवालों के बारे में एक एक
बारीकी से बात करेंगे। साथ के साथ मैं आपको बता दूं, ये जिला स्तरीय जो क्विज प्रतियोगिता हो रही है, इसके तहत जो विनर्स होंगे उनको नगद राशि पुरस्कार के रूप में मिलने वाली है, साथ में सांत्वना पुरस्कार और उसके साथ भी नगद राशि दी जाएगी। और जिला स्तर पर जो चयनित बच्चे होंगे, वो चयनित बच्चे संभाग स्तर पर जो क्विज प्रतियोगिता हो रही है, जो 17 तारीख को आयोजित की जाएगी, याद रखिएगा, कल 15 तारीख को ये 15 जिला स्तर पर है और जिला स्तर पर चयनित बच्चों को 17 तारीख को संभाग स्तर के ऊपर क्विज प्रतियोगिता में भाग लेना है। और वो भी कुछ नुमाइंदे ऐसे होंगे जो कि जिला स्तर को पार करके संभाग स्तर पर जाएंगे, तो उसके लिए बच्चों में बड़ा शान तरीके से वो जज्बे के साथ वो तैयारी कर रहे हैं। और कई बच्चे तो चाहते हैं, उनके परिवार में भी पुलिस के उनके परिवारजन हैं, होते हैं सेना में, पुलिस में, एक वर्दी को पहनने का सब में जज्बा होता है। और वर्दी कैसे काम करती है, चाहे आज लड़का हो या लड़की हो, सब में यही है कि किस तरीके से हमें वर्दी तक पहुंचना है। तो शुरू कर रहे हैं। साथ के साथ हम एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, राजस्थान पुलिस जो है, वो राजस्थान पुलिस की शुरुआत, यानी कि उसके डीजीपी की बात करें तो पहले जो डीजीपी थे अपने आर बनर्जी साहब थे, वो 7 अप्रैल 1949 में बने। और उसके बाद जब राज्य का पूरा ढांचा तैयार हो रहा था, अदला-बदली पुलिसिंग की हो रही थी, तो मुख्य रूप से अगर हम देखें 76वां हम स्थापना दिवस मना रहे हैं, तो ये वास्तविक रूप से वो सन कौन सा है, किस ईयर से शुरू हुआ, वो नोट कीजिएगा, वो 1951 है। 1951 से यानी कि हमारा पुलिस का स्थापना दिवस, पहला स्थापना दिवस 1951 था, यानी कि 16 अप्रैल 1951 से निरंतर राजस्थान पुलिस अपना स्थापना दिवस पहले 150 से मना रही है। जैसा कि आपको शहीद स्मारक आपको पता है, राजा पार्क की तरफ जाते हैं, वहाँ एक शहीद स्मारक भी बना हुआ है, जो कि राजस्थान के वीर सेनानियों ने अपनी जो आहुतियाँ दी थी देश के लिए, उसकी तरफ हमें इंगित करता है। तो साथ के साथ अपन देखेंगे ये संभाग स्तरीय क्विज प्रतियोगिता 17 अप्रैल, मैंने आपको जैसा कि बताया, इसमें ये टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको बारीकी से जानकारी पढ़नी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका PDF का लिंक ज़रूर डाल दूँगा, देखिएगा। सबसे पहले कई लोगों के एक सामान्य सा टर्म है FIR, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जिसे कहते हैं, यानी कि किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना के बारे में पुलिस को दी जाने वाली पहली लिखित मौखिक इलेक्ट्रॉनिक खास चीज़ यहाँ पर आज के समय को देखते हुए, आप AI का ज़माना है, यानी कि हम घर बैठे अपनी जो समस्याएं हैं, कुछ अगर हमारे साथ कोई अपराध हो गया है तो चुप ना बैठे, उसका आप इलेक्ट्रॉनिक, अगर जा नहीं सकते तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी उनके बारे में आप घर बैठे ईमेल के माध्यम से भी अपनी FIR दर्ज करवा सकते हैं। यानी कि वो कितने समय में, वो समय बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ध्यान रखना है आपको। 15 दिन के भीतर संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित की जाती है जो भी आप रिपोर्ट करेंगे। ये 15 दिन की मियाद बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए कि कचरे की टोकरी में नहीं फेंकी जाती, उसके लिए सजगता आपको रखनी है एक नागरिक के रूप में। ये जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको। साथ के साथ एक और जो है BNSS, ये भारतीय जो नागरिक सुरक्षा अधिनियम जो नया 2023 वाला जो आया है, BNSS जो है, इसकी धारा 173A जो पहला है, इसके प्रावधान के तहत संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस अधिकारी के द्वारा क्या की जाती है, FIR दर्ज की जाती है। साथ के साथ अगर उसके बाद डाक से भी भेज सकते हैं। अगर कोई आपको ऐसा लगता है कि कोई कर नहीं रहा है सूचना आपको, तो उसका दायित्व किसके पास होता है, वो पुलिस अधीक्षक के पास होता है। यानी कि जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं वह इसका संज्ञान लेते हैं और वह इसको दर्ज करवाते हैं। अब BNSS की धारा 173 को एक और बात मैं बता देता हूं कि स्पष्ट रूप से BNSS की धारा 175(3) के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दायर करने का विकल्प देती है यदि पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप के बावजूद FIR दर्ज नहीं होती है। तो आप ये देखिए कि सब चीज़ को कितना आसान बना दिया गया है, बशर्ते अपराध हो, अपराध होते ही आपको सजगता के साथ उसको फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दायर करनी है। ये EFIR भी है, ईमेल, सोशल मीडिया ऐप के माध्यम से आप इसको
3 दिवस के भीतर थाने में जाकर हस्ताक्षर करना आवश्यक है। मतलब आपने अगर रिपोर्ट भेजनी है तो 3 दिन के भीतर संबंधित थाने में आपको उसको दर्ज करवानी पड़ेगी ईवर। आगे अब एक और बात करेंगे अपन, जो एक और बात करेंगे गुड सैमरिटन योजना। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, मैं आपको बताऊं ये गुड सैमरिटन क्या है। ये GOOD अंग्रेजी शब्दावली है, SAMARITAN। सैमरिटन योजना जो है ये विशेष रूप से एक यानी कि ऐसा आभार वाला व्यक्ति भी आप में बनना, यानी कि देखिए मैं मेरा ड्यूटी कर रहा हूँ, ये मेरा कर्तव्य है। कोई आप जा रहे हैं तो बिना कई कार्य ऐसे हैं कि जो आप बिना कर्तव्य के करें। बिना कर्तव्य के भी आप भी सोच रहे हैं यार बिना कर्तव्य के कोई कार्य कैसे करूं मैं, तो वही चीज़ अगर ऐसा व्यक्ति कोई करता है जिसका कर्तव्य नहीं, वो जा रहा है पर एक योग्य नागरिक के तहत उसके जो दायित्व हैं उन दायित्वों के तहत अगर वो क्या करता है, किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की बिना किसी लालच उसके तहत उसको तुरंत उसका जो गोल्डन टाइम होता है उस टाइप में जाकर वह उसको फर्स्ट एड देना, साथ के साथ ट्रॉमा सेंटर पे एडमिट करवाना। और ऐसा अगर आता है तो ऐसे व्यक्ति को क्या है इस योजना के तहत, जो कि भारत सरकार के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा उसके संयोजन से ये योजना प्रारंभ की गई। कब की गई समय मैं बता देता हूँ, नोट कीजिएगा। 3 अक्टूबर 2021 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। याद रखिएगा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। इसको सहयोग देता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। गुड सैमरिटन योजना के तहत ऐसी सैमरिटन को पुरस्कार दिया जाता है जिसने किसी घातक दुर्घटना मोटर वाहन से पीड़ित की जान तत्काल सहायता देकर और दुर्घटना के गोल्डन आवर्स के भीतर अस्पताल या ट्रॉमा केयर सेंटर में पहुंचाकर चिकित्सक उपचार प्रदान किया है। प्रत्येक गुड सैमरिटन के लिए पुरस्कार के रूप में नोट कीजिएगा वो राशि कितनी है, 5,000 रुपये। और ये 15वें वित्त चक्र के पूरा होने के कारण 31 मार्च 2016 तक चालू रहेगी। यानी कि जो 15वां वित्त आयोग के तहत ये चल रहा है और 15वां वित्त आयोग अपना जो है ख़त्म 2026 में होगा। यानी कि 31 मार्च, अभी 25 चल रहा है, यानी कि ये योजना अभी 1 साल तक और जारी रहेगी, गुड सैमरिटन योजना। और अच्छी योजनाओं को हमेशा भारत सरकार निरंतर चलवाती रहती है जिससे सभी को लाभ मिले। लाभ क्या है इसमें? पुरस्कार 5,000 का दिया जाता है और कितनी बार? अधिकतम 5 बार ये पुरस्कार वह व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। और इसके लिए योग्य नेक व्यक्ति होना चाहिए। वर्ष के दौरान सम्मानित किए जाए लोगों को चुना जाता है। और इसके लिए 10 राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार भी होते हैं, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर, ये जो 5,000 तो ये तो है राज्य स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर अगर वो चयनित होते हैं, कितने लोग? 10 चयनित होते हैं राष्ट्रीय स्तर पर। वहाँ पुरस्कार की राशि बच्चों 1 लाख रुपए है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय स्तर पर 1 लाख है और वैसे इसकी सामान्य राशि पुरस्कार की केवल 5,000 रुपये है। 5 बार प्राप्त कर सकता है। पात्रता कौन होगा? आवेदक मोटर वाहन के अंदर किसी घातक दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति की जान तत्काल सहायता प्रदान करने गोल्डन आवर्स के भीतर। ये गोल्डन आवर्स बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होता है, उसी समय उसको सहायता अगर प्रदान की जाए, क्योंकि वो एक ऐसा समय है जहां डॉक्टर उसकी हेल्प कर सकते हैं और उसको तुरंत उपचार उसको दिया जाए तो फर्स्ट एड के साथ। ऐसा नेक व्यक्ति यानी कि गुड सैमरिटन यानी कि नेक व्यक्ति अपने विवरण का खुलासा करने के लिए तैयार नहीं है तो उन्हें इस योजना के तहत पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। ये भी एक ख़ास बात है कि अगर वह नेक व्यक्ति चाहता है कि मुझे पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है तो उसका ये पुरस्कार के लिए वह दावेदार नहीं होता है। आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन की जाती है। जैसे ये घटना आप पढ़ सकते हैं, जिस घटना का ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है, किस तरीके से आप इसमें पहचान के जो दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, खाता विवरण और पुलिस विभाग के द्वारा एक प्रमाण पत्र और साथ के साथ अस्पताल भी एक प्रमाण पत्र देता है कि फला व्यक्ति ने लाकर इस व्यक्ति को तुरंत फर्स्ट एड या गोल्डन आवर्स में एडमिट करवाया। अब आपको देखेंगे कुछ हेल्पलाइन नंबर से बच्चों, इनको ज़रूर याद रखना है और कुछ हेल्पलाइन नंबर तो आपको कंटेस्ट याद है।
कौन कौन से हैं? पुलिस नियंत्रण कक्ष का हेल्पलाइन नंबर 112 है। आजकल कई गाड़ियां आप देखते हैं जिनमें 112 लिखा रहता है, ग्रीन कलर की होती है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यातायात पुलिस का नंबर 1095 है। महिला वरिष्ठ नागरिक गरिमा हेल्पलाइन नंबर, ये सब बच्चियों को याद है, 1090। इसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, ये सब बच्चों को कंठस्थ याद है, गुड टच बैड टच, कई बार इसके ऊपर आप लोगों पे बात की है मैंने, 1098 कहते हैं इसको, ठीक है। 8, 9, 10 उल्टी गिनती भी चलती है ये। फायर ब्रिगेड 101, 112 भी अब स्लैश करके दे दिया गया है, ये भी हमें कक्षा चौथी पाँचवीं में हम बच्चों को याद करा देते हैं। इसके बाद एम्बुलेंस है 102 है, 112 है, आपातकालीन सेवा 108 है। SC ST के लिए सहायता टोल फ्री नंबर है 1800, 180, 60, 25 और बाकी 14, 500, 566। फिर टेलीमान हेल्पलाइन नंबर है 1800, 89144116, ठीक है, इन पे आप कर सकते हैं। साथ कर साइबर हेल्प, ये साइबर अपराध आजकल बड़े ज़बरदस्त हो रहे हैं, तो इसके लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, मैं आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। एक साइबर हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1930, याद रखिएगा, 1930 याद रखिएगा, किसका है? साइबर हेल्पलाइन, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ सकता है इस पर। संपर्क 181 हेल्पलाइन नंबर है, संपर्क के नाम से याद रखिएगा। भ्रष्टाचार निरोधक, अगर आपसे कोई रिश्वत मांगता है उसके लिए 1064, 1064 उसके ऊपर, और एक आपका मोबाइल नंबर और दिया हुआ है, आप 1064 याद रखिए। निर्भया स्क्वाड है, याद रखिए कि अपने यहाँ पर 3 तरीके की स्क्वाड्स, प्लाटून वो बांटी गई हैं। स्क्वाड्स को अगर देखें, जयपुर कमिश्नरेट के तहत एक निर्भया स्क्वाड है, एक पुलिस स्क्वाड है और एक यातायात स्क्वाड है, तो 3 स्क्वाड्स में इसको बांटा गया है कमिश्नरेट को, और ये 4 पूरे इलाकों में 4 दिशाओं के आधार पर ये कार्य कर रही है बड़ी मुस्तैदी के साथ। बाकी और बटालियंस तो आपको पता है, हाड़ी रानी बटालियन है, ठीक है, और RAC है, एक टूरिस्ट के लिए भी पुलिस संगठन बना हुआ है, ठीक है, और जो एक उनके साथ कार्य करता है। साथ के साथ निर्भया स्क्वाड, याद रखिएगा, ये सब मोबाइल नंबर है, आपसे नंबर हैं, आप याद कर सकते हैं, 8764866090 और बाकी नंबर 93 लास्ट में 92 94, ये 90 से लेकर 90, 91 नहीं है, 92 आएगा, 93 आएगा, 94 आएगा, स्टार्टिंग के सेम है। SCRB, ठीक है। उसके बाद पुलिस स्वागत कक्ष के नंबर हैं, ये नंबर हैं प्रेम युगल की सुरक्षा के लिए है 8764871150, ठीक है, ये दिए हुए हैं, आप सबको पढ़ लीजिएगा। महिला सुरक्षा 1090 पहले ही बताया, SC ST का आपको 1800, 180, 60, 25। अब अपन आते हैं, जो मैं स्टार्टिंग में आपसे बात कर रहा था कि जो अपना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, यानी कि गृह मंत्रालय जो है, गृह मंत्रालय के अधीन आती है पुलिस। तो बच्चों, ये गृह मंत्रालय के तहत एक बहुत बड़ा बदलाव किया आपने, जो ब्रिटिश टाइम से IPC यानी कि भारतीय दंड संहिता जो अपन सुनते हैं, उसकी धारा ये आप कई बार मूवीज़ में आपने सुना होगा, तो वो धाराएं जो हैं वो उसको बदलाव किया गया। देखो, ब्रिटिश टाइम से हम उसको बड़े लंबे समय से, यानी कि आप मानिए 1860 के समय से, सबसे पुरानी धारा, उस समय से अपन इसको लेते चले आ रहे हैं, ढोके चले आ रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम मोदी सरकार का है, उसके लिए भी सैल्यूट करना चाहेंगे। साथ के साथ ये जो क्या बदलाव हुआ है वो डेट आपको याद रखनी है। भारत सरकार ने 1 जुलाई 2024 को देश के आपराधिक न्याय प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव किया और ब्रिटिश काल से चले आ रहे 3 प्रमुख कानूनों को हटाकर, कितने कानून हटाए याद रखिएगा, 3 कानूनों को हटाकर उनकी जगह नया आपराधिक कानून लागू किए गए हैं। BNS याद रखिएगा, IPC नहीं है, अब बच्चों क्या है, नया है BNS, याद रखिएगा, भारतीय न्याय संहिता, भारत, इंडिया नहीं, भारत, ठीक है। IPC 1860 की जगह लाया गया है भारतीय दंड संहिता। उसके बाद जो मैंने BNSS स्टार्टिंग में बात की थी, 173 की धारा जो FIR के साथ है, उसके अंदर BNSS का 173 और 176 की बात अपने की थी, तो BNSS जो है वो 1973 का स्थान ले रही है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। उसके बाद ये है BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यानी कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट था वो था 1872 का,
तो हर चीज़ का कोई गुनाह होता है तो उस गुनाह के लिए साक्ष्य सबूत इकट्ठे किए जाते हैं। तो वो 1872 का था, उसको बदलाव करके उसका नाम हो गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यानी कि जो साक्ष्य हैं सबूत हैं इसके तहत। तो 3 बदलाव आपने देखे हैं। आईपीसी को बदलकर बीएनएस कर दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता, और बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं बीएनएस की दंड संहिता की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं कि एक और चीज़ अपन देखें कि देश में कानून हटाया गया लेकिन इसकी जगह राष्ट्र की संप्रभुता अखंडता को खतरे में डालने वाले अपराधों का प्रावधान किया गया। कुछ नए अपराध बन गए, जैसे साइबर क्राइम एक जो है जिसका तहत नंबर 1930 आपको हमने बताया, आपको सॉरी 1930 नहीं है, 1990 है। देखो 1930 नहीं है, साइबर अपराध के लिए है आपका 1930 करेक्ट है, 1930। और महिला सुरक्षा 1990 है, सॉरी 1090 है, और साइबर के लिए 1930 है, याद रखिएगा 1930। मैं भी याद कर लेता हूँ, ठीक है, नए हैं, मुझे भी जानकारी कम है, परंतु दोहराव करने से पढ़ाते पढ़ाते याद हो जाएगा। अगला है भारतीय बीएनएस की धाराएं अगर अपन देखें तो इसमें देखिए 33 अपराधों की सज़ा बढ़ा दी गई है। कई ऐसे अपराध हो गए तो उनमें अपराध में सज़ा बढ़ाई गई है। पहले लोग बरी हो जाते थे, अपराध करते थे, खौफ नहीं रहता था। तो 83 अपराधों के लिए जुर्माने में वृद्धि की है। मैं आपको बताऊं, देखिए अभी यातायात के नियमों को आप तोड़ेंगे तो सबसे छोटा जुर्माना 500 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक का जुर्माना कर दिया गया है। तो आप ये देखिए, एक आम नॉर्मल सा जुर्माना भी 500 रुपये, और फिर 2,000, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 25,000। तो कितने जुर्माने हैं। लाइसेंस बिना गाड़ी चलाओ, नाबालिग गाड़ी चलाए, 25,000 रखो जेब में, तैयार रहो, दे दो। ठीक है, तो भैया लाइसेंस अपना बनवाइए टाइम से, उसके बारे में भी अभी आगे बात करेंगे। ठीक है भाई, खुद तो जान जोखिम में आप डालते हैं और दूसरों के आप सोचते हैं कि भैया उड़ा दो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आजकल देखा है अमीरजादों की जो औलादें होती हैं वो किस तरीके से कानून की धज्जियाँ उड़ाती हैं, तो उसी के लिए ये सारे नियम मजबूत बनाए गए हैं। तो 83 अपराधों के लिए जुर्माने में वृद्धि कर दी गई है। 23 अपराधों के लिए न्यूनतम सज़ा तय कर दी गई है। गैंग रेप मामले में पीड़िता की उम्र 16 से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई है, याद रखिएगा। सामुदायिक सेवा का प्रावधान है। छोटे मोटे अपराधों के लिए जेल भेजने के बजाय सामुदायिक सेवा केंद्र में सज़ा का विकल्प दिया गया है। ये याद रखिएगा बच्चा कि छोटे मोटे बच्चे, कई बार सुधार गृह का प्रावधान आपने सुना होगा, सुधार गृह होते हैं, तो उसके साथ साथ एक सामुदायिक सेवा का याद रखिएगा कि छोटे मोटे अपराध के लिए सामुदायिक सेवा केंद्रों में भेजा जाए। महिलाएं बच्चों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं, सुरक्षा के नए प्रावधान जोड़े गए हैं। और बीएनएसएस जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, जो मैंने आपको बताई थी 1973 वाली, तो बीएनएस पुराने आपराधिक प्रक्रिया जो क्रिमिनल सीआरपीसी की धारा है उसके मामलों से तेज़ी से निपटाने के लिए पुलिस को प्रभावी बनाया गया। अब आप ये सोचिए कि हर चीज़ की टाइम बाउंड कर दिया गया है पुलिस की कार्रवाई को। वो टाइम बाउंड को थोड़ा सा याद रखना है कि कितने समय में पुलिस फटाफट कार्रवाई करती है। यानी कि अपराध की जांच 90 दिनों तक पूरी कर दी जाएगी। आपने कई बार देखा, अभी एक कर्नल साहब के साथ मारपीट हुई थी, पंजाब पुलिस का केस था, उसमें आप देखिए कि त्वरित कमेटी बैठाएगी एसपी लेवल की, और उसके अंदर 45 दिन के अंदर पूरा जाँच का किया गया। 90 से भी 45 त्वरित किया गया। और वैसा देखें तो 15 दिन के अंदर ही पूरा मामले को वो कर दिया गया। और उन्होंने ये माना कि वाकई में हम भारतीय सेना को सलाम करते हैं, उनके वैलर और उनकी ब्रेवरी को सारा देश मानता है, वो सम्मानीय है। तो इसी तरीके से 90 दिन याद रखिएगा, ये न्याय की तेज़ी से न्याय के प्रावधान है। ढंग से पढ़िएगा, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। जांच 90 दिनों तक पूरी होगी। कोर्ट्स को 45 दिनों में अंतिम फैसला सुनाने का प्रावधान है। पुलिस को 60 दिन के भीतर आरोप तय करने भेजने होंगे। डिजिटल रिपोर्टिंग ई न्यायालय भी बनाए गए। पीड़िता अब ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा सकती है। अदालत में डिजिटल साक्ष्य की प्राथमिकता दी जाएगी। अग्रिम जमानत का विस्तार है। पहले सिर्फ कुछ मामलों में अग्रिम जमानत मिलती थी, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। पुलिस हिरासत में बदलाव कर दिए गए। पहले किसी अपराधी आरोपी को एक बार में 15 दिन तक पुलिस हिरासत में रखा जा सकता था, अब उसे 40 या 60 दिनों की अवधि में कभी भी 15 दिन तक पुलिस रिमांड प्राप्त किया जा सकता है विशेष परिस्थिति में। तो आप ये देखिए कि जो सिरफिरे हैं, इस तरीके के अपराध करते हैं और डरते नहीं हैं, उनके लिए थोड़ा
पुलिस ने बड़े सख्ताई से कदम उठाए हैं। धन्यवाद। आगे चलते हैं। भारतीय BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो एविडेंस वाला है 1872 वाला है, उसको आप ये देखिएगा। BSA साक्ष्य व्यवस्थाएं एविडेंस, क्योंकि जो अदालत है वो साक्ष्यों पे निर्भर करती है, तो साक्ष्य अगर हमें उसके लिए बड़ा ज़रूरी है। तो साक्ष्य क्या है, विशेष विशेषताएं कि अब CCTV फुटेज, व्हाट्सएप की चैट, ईमेल, डिजिटल दस्तावेज आदि अदालत में सबूत के तौर पे मान्य होंगे। अब आप ये देखिए भैया, नई चीज़ें आ गई हैं। आप ये सोचते हैं कि हमने उससे बात करी और उसके बाद डिलीट कर दिया, ऐसा नहीं है। अगर आप क्रिमिनल कोई चीज़ को ऐसा कर रहे हैं तो याद रखिएगा वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हैं, वो कंप्यूटर में कहीं ना कहीं सर्वर में रिकॉर्ड होते हैं। तो वो आपको ने तो डिलीट कर दिए, परंतु पुलिस उसको महकमा निकाल सकता है। इसके बाद देखिए, तो फिर जो है CCTV फुटेज को काम में लिया जाता है, व्हाट्सअप चैट को काम में लिया जाता है, ईमेल को काम में लिया जाता है, डिजिटल दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में काम में लिया जा सकता है। सबूतों को सुरक्षित रखने के नियम बनाए गए हैं। अन्य एजेंसियों से सबूत इकट्ठा करना और सुरक्षित नए दिशा निर्देश दिए गए हैं। पारदर्शिता रखी गई है, ट्रांसपेरेंट है सारी चीज़। इस कानून व्यवस्था का प्रभाव और महत्व बताया गया है कि मामलों को तेज़ी से निपटारा किया जा सके, डिजिटल तकनीक के उपयोग में प्रक्रिया तेज़ हो सकी है। तो ये सारी चीज़ों में खासकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। याद रखिएगा, महिला और बच्चों की सुरक्षा में कमी नहीं छोड़नी है। दुष्कर्म व अन्य गंभीर अपराध अगर कोई करता है तो उसको कठोर से कठोर सजा का प्रावधान दिया गया है कि उसके रोक आप जाए ऐसा गलत काम करने से पहले। तो ऐसे उदाहरण सर जो खाकी वर्दी पुलिस देती है इस तरीके के, तो जैसा वो अपराध वापस करने की नहीं सोचता, खुली परेड करवा देते हैं उसका लेकर। कुछ मामलों में पुलिस को अधिकतर अधिकार दिए गए जिसमें सुनिश्चित करना होगा कि इसका दुरुपयोग न कर सके। सामाजिक सुधार भी दिया गया है। मैंने जैसे सामाजिक सेवा केंद्र बताए थे, वहाँ पर सामुदायिक सेवा केंद्र जैसे विकल्प दिए हैं जहाँ अपराधी सुधर सके। ज़रूरी नहीं है बचपन में कोई अपराध करते हैं, बाद में अगर उनकी काउंसलिंग अच्छे से होती है तो वो सुधर भी सकते हैं और अच्छे नागरिक बन सकते हैं। चुनौतियां, हालांकि नए कानून के फ़ायदे हैं लेकिन कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं, वो भी अपन देखें कि पुलिस को हिरासत में रखने और जांच के लिए अधिक अधिकार दिए गए हैं जिससे मानव अधिकार के उल्लंघन की चिंता बनी हुई है। ये एक ध्यान देने कि पुलिस के अधिकार तो बढ़ा दिए गए क्योंकि अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस को मजबूत करना पड़ेगा, पुलिसिंग को। तो एक तरफ से मानव अधिकार जो आयोग हैं वो थोड़ी सी एक चिंता का विषय है, उस पर भी डिटेल में बात करेंगे। अब आगे चलते हैं अपन, FIR क्या होती है इस पे बात करेंगे। FIR आपको पता है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है जो लिखित, मौखिक, इलेक्ट्रॉनिक, आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक भी है, परंतु 3 दिन में थाने में जाकर आपको अपने हस्ताक्षर करने पड़ेंगे और 15 दिन का FIR को 15 दिन के भीतर संबंधित पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है जो भी है। उसके बाद अधीक्षक के बाद मजिस्ट्रेट लेवल पे कार्रवाई होती है, ठीक है। 173(4) में स्पष्ट रूप से भारतीय जो नागरिक सुरक्षा अधिनियम की धारा 175(3) व तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करने का विकल्प देती है। FIR आपको बता दी मैंने, ध्यान रखिएगा, प्रश्न आ सकता है FIR पे। इसके बाद 0 FIR बताई है कि आप दूर इलाके में कहीं अपराध हो गया है तब भी आप 0 FIR शून्य प्राथमिक सूचना रिपोर्ट, यह FIR होती है जिसके तहत किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है। ये नहीं है कि जहां अपराध हुआ है वहां पे कराई जाए, किसी भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में अगर आपके साथ कोई गुनाह हुआ है, आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, राज्य बदल गया, जिला बदल गया, आप जाकर उसको रिपोर्ट को दर्ज करा सकते हैं गंभीर अपराधों में कि पीड़ित के खिलाफ, जो पीड़िता है, जो जिसने वो उत्पीड़न किया है उसके खिलाफ कर सकते हैं आप। इसके बाद पुलिस स्टेशन के कार्य बताए गए, कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराधों की रोकथाम व जांच, जनता की सुरक्षा, शांति व्यवस्था बनाए रखना, ये एक सामान्य कार्य है पुलिस के। ये बच्चों आपको सबको पता है। अब आप चलेंगे राजकॉम सिटीजन ऐप, बड़ा इंपॉर्टेंट, इस पर सवाल बन सकता है। राजस्थान पुलिस के लिए एक सिटीजन ऐप बनाया है कि हमेशा जो कमिटेड टू सर्व, सेवार्थ कटिबद्धता, जो इनका मोटो है राजस्थान पुलिस का, उसी के तहत राजकोप ये सिटीजन ऐप बनाया गया है। क्या क्या कार्य करता है, सिटीजन शिकायत दर्ज करवा सकता है ऐप के माध्यम से। आप SOS सुविधा दी गई है, SOS सेवा और 16, अगर आपको कोई दिक्कत आती है आप तुरंत इस पर जाकर ऐप के ऊपर SOS डालेंगे तो आप तुरंत उससे पुलिस विभाग से जुड़ सकते हैं और आपको मदद मिल सकती है। नज़दीकी पुलिस थाना जहाँ पर भी होगा वहाँ से आपको आपके लोकेशन पे
मिलेगी मदद। पुलिस वेरिफिकेशन आपको करवाना है, पासपोर्ट आपने बनवाया है, उसके लिए भी आप कर सकते हैं। वेरिफिकेशन कई कागजों के लिए, नौकरी के लिए वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। इस ऐप के माध्यम से आप नियमित 7 दिन के अंदर आपका वेरिफिकेशन पूरा कंप्लीट कर दिया जाता है। इसके बाद आप ऐप पे किराएदार, घरेलू कर्मचारी, पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जाता है। एफआईआर की स्थिति में एफआईआर की स्थिति ऐप पर ट्रैक की जा सकती है अगर आपने एफआईआर दर्ज करवाई है। इसके साथ आपको गंभीर परिस्थिति में तुरंत पुलिस सहायता के लिए एसओएस सुविधा भी दी गई है, सेव आवर सोल की सुविधा। और हेल्पलाइन नंबर 112 आपातकालीन सहायता, 1090 1090 महिला सुरक्षा, 1930 साइबर क्राइम, याद रखिएगा 1930 साइबर क्राइम, महिला 1090 और बाल अपराध 1098। ठीक है, महिला सुरक्षा के लिए बताया गया है मदद चाहिए टैब, जिसमें तुरंत पुलिस मदद पा सकती है। ठीक है, शिकायत व पंजीकरण होगा, ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है और उसे ट्रैक भी किया जा सकता है। कॉल बैक की सुविधा है, इसके तहत ट्रैकिंग की जा सकती है, फीडबैक दिया जा सकता है, परमिट लिया जा सकता है। ये व्यवस्था कोरोना के समय से प्रारंभ की गई थी। लोगों की बड़ी लंबी लाइनें थी, लोगों को बाहर जाना होता था, परमिट ऑनलाइन ही लिए जा सकते थे। अनुरोध पर आप पुलिस वाहन अपनी लोकेशन आते ही उसको देख सकते हैं, फीडबैक दिया जा सकता है, परमिट के आवाजाही के परमिट आप ऑनलाइन ले सकते हैं। इसके बाद नज़र ऐप बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा डिटेल में आप देखिएगा। नज़र ऐप क्या है? घरेलू नौकरों और किराएदारों का वेरिफिकेशन के लिए नज़र नामक एक सिटीजन ऐप। आप कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे? आपके एसएसओ आईडी से आप रजिस्टर्ड करें। आपका जो नौकर है, कोई भी कर्मचारी है, उसका आधार वगैरह वहाँ दे दें, तो उससे अगर कोई अपराध होगा तो वो आजकल देख रहे हैं ज़्यादातर अपराध घरेलू नौकरी करते हैं। तो अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं करा सकता, पुलिस आप खुद उसके लिए जिम्मेदार रहेंगे, पुलिस आपको भी दोषी मान सकती है। तो आप नज़र ऐप पे ज़रूर उसको वेरीफाई कराएं। इसके बाद ये आपको स्थापना दिवस क्विज़ प्रतियोगिता की जानकारी है। कल 15 अप्रैल को क्विज़ प्रतियोगिता जिला स्तरीय हो रही है और 17 अप्रैल को जो विनर्स रहेंगे वो संभाग स्तरीय। उन सभी को मेरी शुभकामनाएँ हैं प्रेषित हैं। आप ये धाराएँ ज़रूर देखें। यातायात संकेतों के पालन के लिए सेक्शन 119 है, 119 है। मोटर व्हीकल एक्ट अधिनियम 2019 का है, नए मोटर व्हीकल अधिनियम है 2019 का, याद रखिएगा। नए वाले मोटर अधिनियम को आपको याद रखना है। वैध ड्राइविंग लाइसेंस बिना वाहन चलाना, सेक्शन 3 के तहत कार्रवाई की जाती है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो। अत्यधिक ओवर स्पीड, सेक्शन 183, याद रखिएगा, सेक्शन 183 ओवर स्पीड के लिए। इसका शराब पीकर ड्रंक ड्राइविंग, सेक्शन 185, याद रखिएगा, 6 महीने की जेल, 10,000 रुपये जुर्माना, और वापस रिपीट करोगे तो भैया 15,000 का जुर्माना और 2 साल की सज़ा हो सकती है, यानी कि डोंट ड्रिंक वाइल ड्राइविंग। ओके, इसके बाद सीट बेल्ट पहन लीजिए, हेलमेट पहन लीजिए। 138 और 129 के तहत आपका चालान कट जाएगा। और अगर आपने ये बैठे यात्री को सीट बेल्ट नहीं पहना है और 2 पहिया हेलमेट नहीं लगाया तो इसके तहत कार्रवाई है। जुर्माना भाई कितना देना पड़ेगा? जुर्माना देना पड़ेगा 1,000 रुपये। ठीक है, क्या नहीं? अगर सीट बेल्ट नहीं लगाया और हेलमेट नहीं पहना है तो 1,000 रुपये का जुर्माना है। तो छोटा जुर्माना 500 और अधिकतम 25,000 तक का जुर्माना है, और बढ़कर कई लाखों में भी हो सकता है। अभी एक ऑडी था, उसको मॉडिफाई कराया था, उसके ऊपर उसकी करीबन शायद किसी राज्य ने 2.5 लाख तक का जुर्माना उसके ऊपर जो आरटीओ ने किया था। 184 के तहत खतरनाक लापरवाही तरीके से वाहन चलाना है। ठीक है, हैंड फ्री डिवाइस के माध्यम से, यानी कि ये मोबाइल फ़ोन का प्रयोग 184 के तहत वाहन चलाते हुए मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना प्रतिबंधित है, जब तक कि यह हैंड फ्री डिवाइस के माध्यम से न हो। यानी कि एक ख़ास चीज़ है कि ये चीज़ अगर हैंड फ्री डिवाइस के माध्यम से न, अगर आप डायरेक्ट वैसे करें तो मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने पर 5,000 का, हैंड फ्री चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। आजकल ऐसे ऐप आ गए, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, सब फैसिलिटीज़ है। ब्लूटूथ के माध्यम से बिना फ़ोन को हाथ लगाए आप फिर भी कोशिश करिए कि भैया जब ड्राइव कर रहे हैं तो गाड़ी साइड में रोककर आप अपना बात कर सकते हैं। 184 के तहत आप पे कार्रवाई लापरवाही और ख़तरनाक ड्राइविंग के लिए हो सकती है। दूसरे की जान जोखिम में ना डालें। गलत जगह पर पार्किंग करते हैं, कई लोग हैं सब्जी लिए इधर पार्किंग करती है, 122 के तहत आपको जुर्माना देना पड़ेगा। कितना है? मैंने क्या कहा था, मिनिमम 500 रुपये है,
तो वो याद रखिएगा, गलत पार्किंग और 2000 तक लगाया जा सकता है। पैदल यात्री 177, भैया पैदल यात्री पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग चल रहे हैं, आप जाकर अपनी गाड़ी से वहाँ उड़ा रहे हैं, वो कर रहे हैं पैदल क्रॉसिंग पर, तो पैदल क्रॉसिंग को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पैदल यात्री जा रहा है तो आपको रुकना चाहिए, स्पीड को कंट्रोल करना चाहिए, वरना 177 के तहत कार्रवाई होगी। दंड है 500 रुपये का जुर्माना आपको पैदल यात्री को रास्ता न देने पर। पैदल यात्री को रास्ता न देना यानी कि 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके बाद गैर बीमा वाहन बीमा नहीं करवाते हैं 146 के तहत थर्ड पार्टी बीमा होना अनिवार्य है। दंड यदि वह नहीं होता है तो 2000 का जुर्माना है। 132 सेक्शन के तहत यदि कोई वाहन दुर्घटना में शामिल होता है, ड्राइवर की दुर्घटना स्थल पर रुकना और घायल व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। अगर नहीं करोगे तो उसे जुर्माने में सजा का प्रावधान है। तो वो गुड सैनिटेरियन हमने पढ़ा ना, एक योग्य कर्तव्य नागरिक, अच्छा नागरिक होना चाहिए, नेक बनना चाहिए, तो वो भी एक अच्छा काम है, मदद करना। सेक्शन 156 है, अगर वाहन बिना प्रमाण पत्र के चलाता है 10,000 का जुर्माना है, ठीक है, परमिट होना चाहिए उसके पास। इसके बाद पुलिस द्वारा वाहन नियंत्रण 131 के तहत पुलिस वाहन को रुकवाने, उसके दस्तावेज चेक करने का अधिकार पुलिस के पास है। आप सोचे पुलिस भैया मुझे क्यों रोक रही है, पुलिस रोक सकती है जांच के तहत 131 याद रखिए 131 के तहत। और अगर आप नहीं करते वाहन को नीलाम हो सकती है, दस्तावेज न दिखाने सहयोग करने पर जुर्माना वाहन की नीलामी हो सकती है। चालक की फ़िटनेस, ये जो वाणिज्य वाहन होते हैं कमर्शियल उनमें फ़िटनेस होती है, वो होना ज़रूरी है। उसके बाद 25,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है, 3 साल की जेल है। पोल्यूशन का भी है, 190 के तहत पोल्यूशन का है। PUC जो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो भैया 1000 रुपये का जुर्माना है पोल्यूशन के लिए। अब आप ये देख लीजिए, ये जुर्माने हैं, सारे के सारे जुर्माने यहाँ पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 119 के तहत अभी बात की थी, 5,000 का जुर्माना है। और ये जुर्माना मैंने सबसे ज़्यादा देखा था 25,000 का जुर्माना है 199A के तहत। बालकों द्वारा वाहन चलाना, भैया बालक हो सुन लो ध्यान से, तुम अगर बिना लाइसेंस के वाहन चला रहे हो भाई 16 पे ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, 18 पे पक्का लाइसेंस बनता है, उससे पहले अगर चलाओगे तो याद रखना 25,000 का जुर्माना है और 3 साल की जेल। ये ध्यान से देख लो भैया, अभिभावकों के द्वारा 25,000 का जुर्माना, 3 साल की जेल है। 19A 199, ठीक है, तो धारा 199 का करंट लग जाएगा, आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। 177 पैदल यात्रियों पर रास्ता न देने 500 रुपये का जुर्माना और अधिकतम आपका 25,000 का जुर्माना है, ध्यान से देख लेना। दुर्घटना के अन्य अपराध हैं 177, 179 के ऊपर है, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्री, बीमा, ये सब होना चाहिए, ठीक है। सेक्शन 184 के तहत खतरनाक है लापरवाही ड्राइविंग करना, वो भी सजा का प्रावधान है। अब आ जाइए बच्चों, आप बच्चे हैं और आपको यातायात नियमों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, नॉलेज टुवर्ड्स द ट्रैफिक रूल्स। तो भैया इंपॉर्टेंट ट्रैफिक साइंस पता होने चाहिए, ये साइन कानून पालन अनिवार्य होते हैं। कुल 40 से अधिक संकेत होते हैं, कितने होते हैं टोटल 40 साइंस है ट्रैफिक के। तो जैसे आप ट्रैफिक रोड सेफ्टी रूल्स में पढ़ते हैं ना ट्रैफिक, तो रेड, ग्रीन, येलो, इसके अलावा और भी है, स्पीड लिमिट का है, यू टर्न का है, ओवरटेकिंग निषेध है, सीट बेल्ट अनिवार्य है, कई साइन होते हैं जो आपको देखने। 40 साइन याद रखना। चेतावनी वार्निंग वाले हैं 50 साइन, मैंडेटरी साइन तो 40 हैं, वार्निंग वाले 50 साइन है। तीव्र मोड, रेलवे क्रॉसिंग, ऐसे स्कूल जोन पे है ना, हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, स्पीड कंट्रोल करो, कई सारी चीज़ें याद रखना स्कूल वाले आप, ठीक है। वार्निंग साइंस है 50, मैंडेटरी 40, सूचना इन्फॉर्मेटिव साइंस है 30, ठीक है। कुल मिलाकर भारत में लगभग 120 प्लस यातायात संकेत है। तो बेटा ये याद कर लेना कितने हैं टोटल भारत में, 120 से ज़्यादा आपके ट्रैफिक साइंस हैं जिनको आपको याद करना है। 40 आपके मैंडेटरी हैं, वार्निंग साइन 50 हैं, बाकी 30 है, तो 120 से ज़्यादा है। ट्रैफिक लाइट्स का लाल, पीली, हरी आपको सब पता है, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे, सब पता है। स्लो लेन पे रिक्शा वगैरह चलेंगे, मीडियम लेन पे सामान्य गति के चलेंगे और फास्ट लेन वाले ओवरटेकिंग में तेज़ गति वाले वाहनों के लिए होती है। पर भैया इसको कोई फॉलो नहीं करता है, आप इसको पढ़ लेना पक्का। फिर ट्रैफिक मीडियन इन हिंदी ये बताया गया है, मीडियन, कॉन्क्रीट मीडियन, ग्रीन मीडियन और फ्लेक्सिबल मीडियन। अस्थायी रूप से लगाए जाने वाले प्लास्टिक बैरिकेड्स हैं, आप देखते हैं ना बैरिकेड्स लगे रहते हैं, तो ये ध्यान रखना, एक पक्की मीडियन, एक कंक्रीट बैरिकेड लगे होते हैं, एक ग्रीन मीडियन से लगे रहते हैं और एक फ्लेक्सिबल,
ठीक है, अस्थायी रूप से। तो ये बीच में क्या कर सकती है जो पुलिस है वो डाइवर्ट करती है ट्रैफिक को। तो आप देखते हैं कहीं तो कंक्रीट के लगा देती है, कहीं प्लास्टिक के लगा देती है, कहीं ग्रीन वाले लगा देती है। तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद है प्रॉपर रोल अंडर पैदल यात्रियों के लिए हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करें। कहाँ से करेंगे? पेडेस्ट्रियल जेब्रा क्रॉसिंग। ये सबको, हर बच्चे को पता है जेब्रा क्रॉसिंग। फुटपाथ पर चलने और सड़क पर अचानक न दौड़ें, ये हमारी भी जिम्मेवारी है भाई। और रेड लाइट को फॉलो करें, हरी पर चले, सड़क पर बाएं ओर चले। कहाँ चले? बाएं ओर चले। स्पीड लिमिट का पालन करें, ओवरटेकिंग ना करें, हेलमेट पहने, नशे में ना रहें। साइकिल चालकों के लिए बताया गया है किनारे पर चले, रात में लाइट एंड रिफ्लेक्टर का प्रयोग करें, तेज़ गति से न चलाएं, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, ट्रैफिक जाम सुरक्षा में सड़क पर गलत पार्किंग ना करें, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन ना करें, ज़्यादा संख्या में वाहन लाल बत्ती तोड़कर आगे ना बढ़ें, ठीक है। बस मेट्रो अधिक उपयोग करें, ठीक है। तो ये याद रखना है भैया, ट्रैफिक कंट्रोल करने का तरीका क्या है? बस या मेट्रो का इस्तेमाल करें। ट्रैफिक सिग्नल रॉन्ग ओवरटेकिंग ना करें, नेग्लेक्शन हैवी व्हीकल्स हैं, कई सारी चीज़ें, स्पीड ब्रेकर्स बताए गए हैं, ये सब आपने पढ़ने हैं। इसके बाद रोड सेफ्टी अवेयरनेस है और लास्ट में ये कंक्लूजन है। अब आ गए यातायात के साइन, आपको बताए 120 से ज़्यादा है, ठीक है। और मैंडेटरी साइंस आपको बताए, ठीक है। और फिर ट्रैफिक लाइट्स, ये समराइज फॉर्म है, तो बेटा इसको सबको आपको डिटेल में देख लेना है, ये किस किस के लिए है, ये सारी चीज़ें अभी आपको डिटेल में बता दी है। अब चलेंगे, ये ब्लाइंड स्पॉट्स क्या होते हैं? अचानक चालक मिरर में नहीं देख पाता है, ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, याद रखिए। और वहाँ एक्सीडेंट होने का घटना ज़्यादा होती है, शार्प टर्न्स होते हैं। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44, याद रखने का, NH44। और सबसे छोटा जो है वो 47A है, 47A, याद रख लेना, ठीक है। मुंबई पुणे एक्सप्रेस है, पहला एक्सप्रेस हाईवे कौन सा है? मुंबई पुणे। ये भी इंपॉर्टेंट है, इनमें भी पूछा जा सकता है। टोल प्लाजा का उपयोग क्यों किया जाता है? शुल्क वसूलने के लिए। PUC क्या है? ब्लाइंड स्पॉट क्या है, ठीक है, कब उपयोग करना चाहिए, ठीक है। भारत का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम वाला शहर है मुंबई और दिल्ली है, ठीक है। वन वे रोड क्या होती है? जहाँ वाहन से एक बार आ सके। हाई बीम, लो बीम, याद रखिएगा, रात के समय हाई बीम कर सकते हैं पर दिन में नहीं करें, लंबी दूरी पर आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि हाई बीम आप उसमें सामान्य उस पर रहे, हाईवे पे चला सकते हैं, बाकी नॉर्मल ना रहे। ड्राइविंग टेस्ट आपको पास करना चाहिए। रिवर्स ड्राइविंग के नियम क्या होते हैं? कि सुरक्षित साधनों पर करें, मिरर का उपयोग करें, ठीक है। अब आ जाते हैं रेड लाइट जंप करना 1000 से 5000 का जुर्माना, बिना हेलमेट गाड़ी चलाना 1000, सीट बेल्ट गाड़ी पहनना 1000, शराब पीकर 10,000, 6 महीने की जेल और स्पीड 2000 से 4000, मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग 5000, बिना लाइसेंस के वाहन चलाना 5000, वाहन जब्त, याद रखिएगा, हिट एंड रन 50,000। मैं 25 बता रहा था भैया, यहाँ पर 50,000 हो गया है और 2 साल की सज़ा है, करीबन कई कार्य में 3 साल की भी सज़ा का प्रावधान है। अब आ जाते हैं मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना, ये बजट में बताई गई थी और इसके तहत घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को कितने मिलेंगे? 10,000 रुपये मिलेंगे। तो मदद करें घायलों की, हमेशा उनका जीवन बचाने में प्रोत्साहित करें लोगों को, इसलिए ये योजना प्रारंभ की गई। जीवन रक्षक योजना है, आयुष्मान जीवन रक्षक, हर चीज़ आजकल आयुष्मान से जुड़ी हुई है, तो याद रखना ये जीवन रक्षक है मुख्यमंत्री के तहत। और ये गुड सैमरिटन योजना है, ये मैंने आपको बताई थी, भारत सरकार की योजना है, सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय के साथ जुड़कर है और इसमें 5,000 रुपये का पुरस्कार है, 5 बार दिया जा सकता है और जो बेस्ट हैं उनको 1 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो ये कुल मिला के कैसा आप लोगों को लगा, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और आप लोगों को पूर्व बधाइयाँ देता हूँ। विनर बनिए, पुरस्कार जीतिए। बहुत अच्छा राजस्थान पुलिस का जो रेजिंग डे है उस पर इस जज्बे को मैं सलाम करता हूँ कि बच्चों के साथ वो मिल कर इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं कि बच्चे लाभान्वित हों। बहुत अच्छी चीज़ है कि बच्चे लाभान्वित होंगे और उसका फ़ायदा सबको मिलेगा। आप ये देखिएगा, मैं आपको बताऊं कि जो जैसा कि हमने अभी बात की आप लोगों से, SPC के तहत बात की, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट पुलिस कैडेट, ये 2016-17 से पुलिस कैडेट प्रोग्राम है, SPC याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं और 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ। ये आपका प्रोग्राम जो हो रहा है विभिन्न, ठीक है,
उसके तहत इन प्रोग्रामों को अपन डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। समय आप लोगों के लिए निकाला है कि भाई आप लोगों को लाभ मिल सके। जय हिंद, नमस्कार। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए और लाइक करना ना भूलें। ठीक है।